नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ईशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही इस वक्त की बड़ी जानकारी। हिमालय बचाओ कॉन्क्लेव का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। IRBT सभागार में कार्यक्रम का आयोजन होगा, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए आज पहुंचेंगे। हिमालय बचाओ कॉन्क्लेव का आयोजन आज देहरादून में हो रहा है। राजधानी देहरादून में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा और इसमें शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचेंगे। हिमालय बचाओ कॉन्क्लेव जिसका आयोजन आज देहरादून में हो रहा है, इसमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और बता दें कि IRBT सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हिमालय दिवस की बधाई दी है। हिमालय के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत की जानकारी दी। कहा कि हिमालय हमारी पहचान, संस्कृति और जीवन की रेखा है। हिमालय न केवल भारत बल्कि विश्व की बहुत बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हिमालय को सुरक्षित रखना हम सबका दायित्व है। केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब पहुंचे। उन्होंने गुरु साहिबानों के बलिदान और शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री संगत के साथ नगर कीर्तन में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती के अवसर पर शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। नगर कीर्तन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी के संदेश और शिक्षाओं को भी प्रसारित करने का काम है। और इस शहीदी नगर कीर्तन के श्री ननकाना साहब आगमन पर संगत के सभी सदस्यों, सभी उपस्थित महानुभावों का मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आज गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के पावन अवसर पर आयोजित शहीदी नगर कीर्तन का हिस्सा बनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जैसा बताया गया कि नगर कीर्तन यात्रा असम के धोबड़ी साहिब से प्रारंभ होकर विभिन्न राज्यों से होते हुए 2500 किलोमीटर की यात्रा तय करके श्री आनंदपुर साहब पहुंचकर ये पूरी होगी। मेरा मानना है कि ये नगर कीर्तन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि आस्था, एकता और हमारे गुरु साहब के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का एक पवित्र अभियान है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकटपूर्ण कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर गंभीर खतरा बना हुआ था। अभी मेरे से पहले आदरणीय चीमा साहब ने बहुत थोड़े शब्दों में उसको यहाँ पर व्यक्त भी किया। मात्र 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था, मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी भी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाइए। औरंगजेब ने षड्यंत्रपूर्वक गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया, या तो मुस्लिम इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का व्रत करो। और वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश का विकास कर रहे हैं। हमने प्रदेश में UCC लागू कर बड़ी सफलता हासिल की है। इसके साथ ही नकल विरोधी कानून लागू कर नकल माफिया पर लगाम लगाने का भी काम किया गया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड की जनता ने हमेशा हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
अपना भरपूर आशीर्वाद और समर्थन दिया है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, नगर निगम नगर पालिकाओं के चुनाव हो, नगर पंचायतों के, या अभी अभी हाल ही में संपन्न हुए हमारे त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हो। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना, समाज के अंतिम छोर तक हमारा विकास पहुंचे, शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, हमारी नीतियां पहुंचे, ये हमारा लक्ष्य है। उसको लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर स्वास्थ्य पखवाड़ा आयोजित किया। बता दें कि 2 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य पखवाड़ा चलाया जाएगा, जिसकी तैयारियां तेज की जा रही हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने राज्य सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है, जिसके लिए स्वास्थ्य पखवाड़े के दौरान प्रदेश भर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। देखिए, 17 सितंबर यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से लेके 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस तक जो है स्वास्थ्य विभाग पखवाड़े के माध्यम से कैंप्स ऑर्गेनाइज करेगा भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के निर्देश पर। और इस बार का जो थीम होगा वो होगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो इसी के तहत जो है नारी पे फोकस करते हुए जितने भी हमारे स्वास्थ्य कैंप्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और इसमें जो मुख्य जो हमारा फोकस होगा वो वुमेन हेल्थ स्क्रीनिंग पे होगा, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर इत्यादि पे भी जो है स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके अलावा मैटरनल और चाइल्ड केयर पर भी जो है फोकस रहेगा। साथ साथ निक्षय मित्र एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाया जाएगा और ब्लड डोनेशन कैंप्स पे भी स्पेशल एम्फेसिस रहेगा। तो वहीं उत्तराखंड में 15 सितंबर से दूसरे फेज की केदारनाथ यात्रा हेलीकॉप्टर के जरिए शुरू होने जा रही है, लेकिन ये यात्रा अब श्रद्धालुओं की जेब पर भारी पड़ेगी। दरअसल उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हेलीकॉप्टर टिकट के किराए में 49% तक का इजाफा कर दिया है। नई दरों के अनुसार गुप्तकाशी से 12,444 रुपए, फाटा से 8,900 रुपए और सिरसी से 8,500 रुपए किराया होगा। अधिकारियों का कहना है कि डीजीसीए के मानकों और नई सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये बढ़ोतरी की गई है। जब आपका 30% शटल ऑपरेशन या सॉटीज आपकी जब कम होंगी तो उस कंडीशन में जो उनके इकोनॉमिक लॉसेस हैं वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस को वायबल बनाने में उनके लिए इश्यूज आ सकते हैं। तो वही एक बेसिक रीज़न है, जिस रीज़न से कंपेलिंग रीज़न है, जिस रीज़न से थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज हो रहा है। उत्तराखंड में रुकी हुई चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा 2 सितंबर से और बद्रीनाथ यात्रा 4 सितंबर से दोबारा खोल दी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बताया कि अब तक लगभग 27,70,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 15 दिसंबर से चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवा भी शुरू होगी। और लगातार यात्रा कंटिन्यूस चली थी कि जैसे कि मानसून आने के बाद उच्च हिमालय क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर काफ़ी बारिश इस बार रही और बहुत भूस्खलन और लैंडस्लाइड और क्लाउड बर्स्ट की जो है कि सूचनाएं यहाँ पर आती रही और बहुत सारे हमारा पर्वतीय क्षेत्रों में जो है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ। लगातार अभी 5 तारीख तक भी जो है 1 तारीख से 5 तारीख तक भी यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित थी, लेकिन अभी यात्रा जो है 6 तारीख से पुनः जो है खुल गई है। और सभी जो यात्रा रूटों पर हमारी सरकार, राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन, जिला प्रशासन और सारी टीम जो है कि युद्ध स्तर पर वहाँ पर जो है कि सड़कों को खोल रहे हैं। और कल भी 2 दिन तक लगातार जब यात्रा खुली है 6 तारीख के बाद में, तो अच्छी संख्या में बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में भी यात्रियों का आवागमन रहा है। लगभग 27,70,000 के करीब तीर्थयात्रियों ने जो है कि केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में दर्शन किए हैं कल शाम तक। और अगली खबर रुड़की से, जहां पर एक 28 वर्षीय युवक का सड़ी गली अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। युवक 29 अगस्त से लापता था और रविवार देर शाम मोहम्मदपुर झाल से उसका शव बरामद हुआ है।
वहीं गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए चौकी का घेराव किया और लक्सर मार्ग पर जाम लगाया। उनका आरोप है कि पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। पुलिस चौकी प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर ग्रामीणों को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रुड़की के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के शेरपुर खेलमाऊ गांव में देर रात शिक्षक विकास शर्मा के बंद मकान में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया और सारा सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया। सुबह मौके पर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति पहुंचे और आरोप लगाया कि आग जानबूझकर लगाई गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारे गांव शेरपुर खेलमा में आकाश का मकान है जी, पंडित जी शर्मा जी का। करीब 12 बजे के लगभग 12:30 बजे करीब यहाँ से अपर से पल्ली साइड से कोई आया ये पत्ती गोले रखे मकान के गेट खोल ले। अब अंदर गिर आग लगाई। इनमें 3 मकान है, इनमें बहुत नुकसान है। 70-80 लाख का दवाई भी रखी थी, फ्रिज, टीवी, LCD, कपड़े लत्ते, जेवर। किस तरह आग बुझाएगी, किस तरह आग तो जब गांव में पुलिस को पता लगा, इन्होंने फोन किया, लड़का रुड़की था विकास जी आकाश। ये मेरे खुद के गांव का मामला है। ये हमारे बिल्कुल पारिवारिक लोग हैं जिनके यहाँ रात में ये भीषण अग्निकांड हुआ है। और जैसा प्रथम दृष्टा ये लग रहा है कि आग जानबूझ करके लगाई है। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगती तो किसी एक कमरे में इंडिविजुअल लगती, लेकिन इसमें 3 कमरे अलग अलग हैं और तीनों कमरों में फूस डाल करके, फूस से मतलब ये सूखी हुई घास डाल करके आग जानबूझ करके अलग अलग कमरों में लगाई है। तो जिस भी व्यक्ति ने लगाई है, हमने पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी है, पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, SP साहब से भी बात हुई है। हमने कहा भाई जिस भी व्यक्ति ने ये आग लगाई है, भले ही वो कोई भी हो, वो पकड़ा जाना चाहिए। पड़ोस में मोहन दुकानदार जी के आग लगी और कल रात 12-12:30 के आसपास यहाँ आकाश जी के मकान पर आग लगी है। इस मकान के अलावा और भी मकान लगी? हाँ जी, बरोबर में दुकान है मोहनलाल जी के, उनके यहाँ लगी। तो कितना नुकसान हुआ है इसमें? तो शायद 50-60 लाख का बचा रही थी। क्या यहाँ पे रहते थे पूरी बात? रुड़की रह रहे थे, रुड़की सलार हॉस्पिटल के पीछे रहे, घटना करके यहाँ मेडिकल का रखे हैं, वहीं पर रह रहे। और वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले के धराली हर्षिल आपदा प्रभावित क्षेत्रों का उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया है। टीम का उद्देश्य आपदा से हुए नुकसान का आकलन और राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करना था। आर्मी हेलीपैड हर्षिल पर जिला अधिकारी प्रशांत आर्य और SP सरिता डोभाल ने टीम का स्वागत किया। टीम ने मकानों, फसलों, होटल्स, बगीचों और आजीविका को हुए नुकसान का जायजा लिया। तो वहीं टीम लीडर R प्रसन्ना ने कहा कि विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद राहत पैकेज की घोषणा होगी। हरिद्वार मोतीचूर रेलवे ट्रैक 11 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार बहाल हो गया है। डाट काली मंदिर के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण रेल यातायात ठप हो गया था, जिसके बाद रेलवे इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ ने घंटों की मेहनत से मलबा हटाया और जाल की मरम्मत कर ट्रैक को सही कर दिया। ट्रैक के दुरुस्त होने के बाद ट्रायल इंजन रन सफल रहा। बता दें कि इस घटना से 17 ट्रेनें प्रभावित हुई थी और हजारों यात्रियों को पूरे दिन खासी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उत्तराखंड के वीरपुर गांव को अस्थल गांव से जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर सुरक्षा रेलिंग और खंडेचा कार्य पूरा हो गया है। राज्य सरकार ने इस कार्य पर 7,50,000 रुपए खर्च किए हैं। ये रास्ता 6 से 7 गांव अस्थल, रनाडी, बालसी, माजफ और डांडा समेत अन्य के ग्रामीणों के लिए दैनिक उपयोग का है। पहले ये मार्ग बिना रेलिंग के जोखिम भरा था, खासकर बरसात में। अब रेलिंग लगने से रास्ता सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में प्रदेश भर के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में मानसून का प्रभाव उत्तराखंड में कम रहेगा, जिसकी मौसम विज्ञान ने निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मानसून का प्रभाव कुछ दिनों में कम रहेगा।
हालांकि कुछ जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। साथ ही 11 सितंबर तक मानसून की तीव्रता कम रहने वाली है। अगले 3 दिन बारिश की तीव्रता और डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा और हमको ये उम्मीद है कि ये दौर 11 तारीख तक ऐसे चलेगा, मतलब कम होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगा, इंटेंसिटी भी कम होगा। तो इसके बाद 12 तारीख से फिर 15 तारीख के बीच में, 14 तारीख के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। हैवी रेन जो है, जैसे मैंने बताया, अगले 24 घंटे में तो देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल जिले में कहीं कहीं हो सकती है। इसके साथ साथ हायर इंटेंसिटी की रेनफॉल में से मतलब कि जो तीव्रता बढ़ सकती है। उसके बाद अगले 3 दिन 11 तारीख तक कोई हमने हैवी रेन का अनुमान है नहीं। 12 तारीख को देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, मेनली देहरादून और कुमाऊं मंडल वाले जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश, तेज बारिश हो सकती है। बाकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकता है किसी जगह, काफ़ी कम जगह। तो ये है। तो वहीं उत्तराखंड में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के लिए केंद्र सरकार की टीम देहरादून पहुंची। इस दौरान टीम ने आपदा प्रबंधन सचिव और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मानसून में हुए नुकसान का आकलन किया है, जिसके चलते उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल में प्रभावितों को उचित मुआवजा और विस्थापन की सुविधा देने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र की ओर से आकलन के बाद धनराशि जारी की जाएगी। तारीख से भ्रमण आरंभ कर देगी। टीम 2 पार्टों में रहेगी। पहली टीम जनपद उत्तरकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग, जनपद पौड़ी में विजिट करेगी। दूसरी टीम जनपद चमोली, जनपद बागेश्वर, जनपद नैनीताल में भ्रमण करेगी। भ्रमण के अवसर पर वह स्थलीय सत्यापन करेंगे, जो घटनाएं घटी हैं, जो लॉस हुए हैं उसको देखेंगे, जो प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, मुलाकात करके उनसे बातचीत करके घटना के बारे में जानकारी करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जिलाधिकारी के स्तर से अपने विभागीय अधिकारियों की टीम के माध्यम से उनको आपदा के बारे में पूरा अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा किस तरह से नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है। वो देखने के बाद फिर वो यहाँ आएंगे। शासन स्तर पे भी एक बैठक रखी है हम लोगों ने बुधवार को, और शासन स्तर पे चीफ सेक्रेटरी सर रहेंगे, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण रहेंगे। उनको घटना के बारे में पूरा हम लोग बताएंगे और बताने के बाद फिर उनको जो है हम जो हमने मांग पत्र भेजा है उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका औचित्य हम प्रमाणित कर सकें उनके सामने। फिर टीम यहाँ से जाएगी और टीम के जाने के बाद फिर पोस्ट डिजास्टर असेसमेंट के लिए अलग से टीम आएगी। उसके लिए भी प्रस्ताव हमारा चला गया है। फिर पीडीएनए की रिपोर्ट आने के बाद फिर हमको आर्थिक पैकेज के बारे में भारत सरकार से विचार किया जाएगा। सर, प्रदेश से अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर काली मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी का एक हिस्सा गिरने से रेलवे ट्रैक पूरी तरह बाधित हो गया। तो वहीं देहरादून हरिद्वार मार्ग पर सभी ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया, जिसके चलते मलबे के कारण सुरक्षा जाल को भी क्षति पहुंची है। जीआरपी और स्थानीय प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और मलबा हटाने में 8 से 10 घंटे लगने का अनुमान है। इसी को लेकर यात्रियों से संयम बरतने की अपील की गई है। देखिए, अभी 6:30 बजे कंट्रोल रूम से सूचना आई थी जीआरपी थाना को, हरिद्वार को, कि यहाँ पर फिर से हिल बाईपास वाले एरिया में यहाँ दोबारा से मलबा आ गया है ट्रैक पे। तो फिलहाल मौके पे आरपीएफ भी है, जीआरपी भी है, सिविल पुलिस भी है। इसके अलावा जितना एसएस स्टाफ है वो है और यहाँ काम लगातार चल रहा है। यहाँ फिलहाल कोई भी ऐसा हानि तो नहीं हुई है, परंतु ट्रैक पे मलबा आने के कारण कुछ ट्रेनें हमारी रोक दी गई हैं, जो आज के लिए थी रद्द हो गई हैं, और जो सुबह ट्रेन आने वाली थी वंदे भारत वो भी रद्द कर दी गई है। कब तक खुलने का अनुमान है? देखिए, जो बताया जा रहा है 8 से 10 घंटे तो लगने की उम्मीद है। और अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां बिंदु खत्ता गांव के ग्रामीण आज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। बता दें कि प्रदर्शन में वन अधिकार समिति, पूर्व सैनिक संगठन और अन्य ग्रामीण शामिल थे। साथ ही उन्होंने बिंदु खत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग की है। और समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष सभी प्रक्रियाएं पूरी कर शासन को भेज दी गई थी, लेकिन पत्रावली अब भी लंबित है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र निर्णय करने की मांग की है। तो आम मांग रही है, 50 सालों से हमारे राजस्व गांव की मांग रही है। 50 सालों से अलग अलग संगठन इसे अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे, मगर इस समय वनाधिकार समिति 2006 के तहत इसको, इस कानून के तहत इससे लड़ा गया है। और इसमें अभी राजस्व गांव के लिए हमें 75 साल की भी ज़रूरत नहीं है, जो कानून में लिखा हुआ है
तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द राजस्व गांव बने। हमारी एक ही मांग है कि बिंदु खत्ता राजस्व गांव हो, और इसके लिए हमने जो भी कमेटी द्वारा दस्तावेज तैयार किए थे और हमारी समिति द्वारा उसको पास करने के बाद उप समिति में प्रस्ताव गया, उप समिति से उच्च समिति में गया, उस समिति से उस प्रस्ताव को पारित किया गया। उस पारित होने के बाद अधिनियम 2006 में स्पष्ट प्रावधान है कि उच्च स्तरीय कमेटी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा, और जिस आधार पर हमने जो है अपना दावा पेश किया है, और सरकार ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम इसको राजस्व गांव जल्द से करेंगे। और मेरी सरकार से मांग यही है कि वो अपने वादे को पूरा करे और जल्द से जल्द बिंदु खत्ते को राजस्व गांव बनाए। देखिए, बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए वन अधिकार समिति, वहाँ की पूर्व सैनिक संगठन, वहाँ की आम जनता लंबे समय से संघर्ष कर रही है। हमारे राजस्व गांव के दावों को स्वीकृत हुए पिछला 1 वर्ष हो चुका है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी वर्ग इसको घुमा रहे हैं। उन्होंने अभी खबर मसूरी से है, जहां पर अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी और निर्भीक पत्रकार लाला जगत नारायण की 44वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जनसेवा और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत संगम पेश किया गया। शिविर का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एसडीएम राहुल आनंद, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने संयुक्त रूप से किया है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में सैकड़ों यूनिट रक्त एकत्र किया गया, जिसे जरूरतमंद मरीजों को भेजा जाएगा। संस्थापक जो फ्रीडम फाइटर पर थे, लाला जगत नारायण जी की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया। उसका पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा। जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, उसके खिलाफ उस लड़ाई को उन्होंने लड़ा, और उसी में उनके बेटे और पंजाब केसरी के अन्य 6 से अधिक लोगों की हत्या हुई। आतंकवाद से लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। आज उनकी पुण्यतिथि पर यहाँ पर रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजक सोनपुर जी को, उनकी पूरी टीम को आज शहीद लाला जगत राम जी की 44वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन पंजाब केसरी, नवोदय टाइम जनता ग्रुप द्वारा, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल और मेन इंद्रेश हॉस्पिटल के सहयोग से एक व्यापक स्तर पर मसूरी में किया गया। सर्वप्रथम मैं हमारे शहीद लाला जगत राम जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने पंजाब में जब आतंकवाद चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक अखबार शुरू कर अखबार का कार्य कर अखबार को सुचारू रखकर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाई। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।